जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत यूनिट सेकंड जो कि शोध अभिवृत्ति रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित यूनिट है, उसमें हम देखने वाले हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। देखिए, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में एक शिक्षक अभिभावकों की शैक्षणिक स्थिति तथा छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों के बीच संबंध स्थापित करना चाहता है। इस अध्ययन के लिए कौन सी अनुसंधान विधि उचित मानी जाएगी? दार्शनिक विधि, ऐतिहासिक विधि, कार्योत्तर विधि, प्रयोगात्मक विधि। तो ऐसे में देखिए एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड काम करेगा। कार्योत्तर शोध उपयुक्त होगी यदि कोई शिक्षक अभिभावकों की शैक्षणिक स्थिति तथा छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों के बीच संबंध स्थापित करना चाहता है। कार्योत्तर शोध किसी घटना के घटित होने के बाद अथवा घटना के घटित होने के दौरान की जाती है। मतलब ये जो कार्य उत्तर शोध है ये किसी घटना के घटित होने के बाद या घटना के घटित होने के दौरान की जाती है। यह घटना के स्वतंत्र चरों से जुड़ा होता है। जब आश्रित चर पर प्रभाव प्रेषित करने हेतु निराश्रित चर में जोड़ तोड़ करने के बजाय उसे चुना जाता है तो शीघ्र उपयोग की गई इस विधि को क्या कहा जाता है? जब आश्रित चर पर प्रभाव प्रेषित करने हेतु निराश्रित चर में जोड़ तोड़ करने के बजाय उसे चुना जाता है तो शीघ्र उपयोग की गई इस विधि को क्या कहते हैं? एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, एक्सपेरिमेंटल केस स्टडी, डिस्क्रिप्टिव सर्वे। तो इसमें भी देखिए यही है। कार्योत्तर शोध विधि में आश्रित चर पर प्रभाव प्रेषित करने हेतु निराश्रित चर में जोड़ तोड़ करने के बजाय एक निराश्रित चर चुना जाता है। कार्योत्तर शोध किसी घटना के घटने के बाद उपयोग की जाती है। इसका प्रयोग प्रायः सामाजिक विज्ञान और वाणिज्यिक संस्थानों में किया जाता है। तो एक तो सामाजिक विज्ञान और दूसरा वाणिज्यिक संस्थाओं में। इसे एक्स पोस्ट फैक्टो शोध भी कहते हैं, जिसका मूल अर्थ होता है आफ्टर द फैक्ट। इसमें स्वतंत्र चर पूर्णतः निष्क्रिय हो जाता है तथा आश्रित चर के माध्यम से घटना घटने की संभावना पर अनुमान लगाया जाता है। इस प्रकार के शोध में चरों पर प्रत्यक्ष रूप से हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। ज्ञातव्य कि काफ़ी लंबे समय के बाद कार्योत्तर शोध ऐतिहासिक शोध में बदल जाता है। एक विश्वविद्यालय स्तर का शिक्षक कंप्यूटर विज्ञान में नामांकित स्नातकों के सामाजिक आर्थिक स्तर तथा निष्पत्ति अभिप्रेरणा के मध्य संबंध का अध्ययन करना चाहता है। यद्यतर्थ इस संदर्भ में कौन सी शोध विधि उपयुक्त होगी? तो देखिए, उसके सामाजिक आर्थिक स्तर तथा निष्पत्ति अभिप्रेरणा के लिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रयोगात्मक या एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड मेथड। तो यहाँ भी होगा कार्योत्तर शोध विधि। कार्योत्तर शोध विधि उपयुक्त होगी क्योंकि एक विश्वविद्यालय स्तर का शिक्षक कंप्यूटर विज्ञान में नामांकित स्नातकों के सामाजिक आर्थिक स्तर तथा निष्पत्ति अभिप्रेरणा के मध्य संबंध का अध्ययन करना चाहता है। ऐसे में कार्योत्तर शोध विधि का प्रयोग किसी घटना के उपरांत या घटना घटने के दौरान किया जाता है। यह मूल रूप से घटना के स्वतंत्र चर से जुड़ा होता है। कोई विश्वविद्यालय शिक्षक विद्यार्थियों के सृजनात्मक स्तर के संदर्भ में विशिष्ट प्रोजेक्ट्स क्रियान्वित करने में उनके निष्पादन का अध्ययन करने की योजना बनाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि उपयुक्त होगी? कोई विश्वविद्यालय क्या कहता है? शिक्षक विद्यार्थियों के सृजनात्मक स्तर के संदर्भ में विशिष्ट प्रोजेक्ट क्रियान्वित करने में उनके निष्पादन का अध्ययन करने की योजना बनाता है। तो उसमें ऐतिहासिक विधि, डिस्क्रिप्टिव मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड या एक्स पोस्ट फैक्टो काम करेगा। तो इसमें भी एक्स पोस्ट फैक्टो ही काम करेगा। उपयुक्त संदर्भ में कार्योत्तर शोध विधि ही काम आएगी। किसी घटना के संदर्भ में आयोजित की जाती शोध के चरों पर प्रत्यक्ष रूप से हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। काफ़ी लंबे समय बाद ये ऐतिहासिक में परिणित हो जाता है। तो इसे ध्यान रखिए। इसी बहाने आपको कार्योत्तर शोध से रिलेटेड कई प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और इसका फैक्ट भी। विश्वविद्यालय का एक शिक्षक इसके बारे में एक शोध परियोजना प्रस्तावित करता है कि माता पिता विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों के प्रति क्यों उदासीन रहते हैं। निम्नलिखित में से जैसे ये घटना एक तरीके से समझिए घट रही है, तो जो भी घटना घट रही है घट चुकी है तो उसमें हमें एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड से ही चीज़ों को पता करना है। तो ये पता करना चाहते हैं कॉलेज कि माता पिता विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों के प्रति क्यों उदासीन रहते हैं। तो इस पर जब रिसर्च करवाना है तो कौन सी विधि ज़्यादा उपयुक्त रहेगी? एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल या वही पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड या एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड? तो यहाँ भी देखिए वही है। विश्वविद्यालय के अगर कामों के प्रति उदासीन है तो एक्स पोस्ट फैक्ट मेथड यही काम आएगा। शोध की किसी विधि में निराश्रित चर में, यानी जो आश्रित नहीं निराश्रित है, उस चर में, उस वेरिएबल में हेरफेर तथा बाह्य चरों का नियंत्रण ना तो संभव है और ना ही वांछनीय है। यानी कौन सी शोध की ऐसी विधि है जिसमें जो निराश्रित चर है उसमें हेरफेर
तथा बाह्य चरों का नियंत्रण ना तो संभव और ना ही वांछनीय है। तो ये भी कार्योत्तर विधि में होता है, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड में। यानी कार्योत्तर अथवा घटनात्तर यानी घटना घटने के बाद ऐसी शोध विधि में निराश्रित अथवा स्वतंत्र चर में हेर फेर चरों का नियंत्रण ना तो संभव है और ना ही वांछनीय है। कार्योत्तर शोध किसी घटना के घटित होने के बाद अथवा घटना के घटित होने के दौरान होता है। यह प्रायः सामाजिक विज्ञान और व्यापारिक संस्थाओं द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो यदि सामाजिक विज्ञान में इसको प्रयोग में लाते हैं या व्यापारिक संस्थाएं लेके आती हैं। यहाँ पे देखिए व्यवहार आशोधन तकनीक और समुच्चय दृष्टांत दिया गया है। पहला है सकारात्मक प्रबलन, नकारात्मक प्रबलन, दंड और विलोप। तीन में से इनके कार्यों के बारे में है कि ये समुच्चय व्यवहार आशोधन तकनीकों में सकारात्मक प्रबलन क्या होता है, नकारात्मक प्रबलन क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे सकारात्मक प्रबलन है तो इसमें उद्दीपक की प्रस्तुति उपरांत व्यवहार की प्रस्तुति बढ़ जाती है। सकारात्मक प्रबलन में उद्दीपक की प्रस्तुति उपरांत व्यवहार की प्रस्तुति जो है वो बढ़ जाती है। दूसरा नकारात्मक प्रबलन, इसमें उद्दीपक के हटा लेने पर व्यवहार की आवृत्ति बढ़ जाती है। तीसरा दंड, व्यवहार को घटिया होने से रोकने हेतु कष्टदायक या अपवर्ती उद्योगों को प्रस्तुत किया जाता है। चौथा ये है विलोप। विलोप यानी व्यवहार अवरुद्ध करने की दृष्टि से एक सुखदायक उद्दीपक का विनिवर्तन या एक उपवर्ती या अपवर्ती उद्दीपक का अनुप्रयोग होता है। किसी विश्वविद्यालय के एक शिक्षक का यह विचार है कि ग्रामीण बच्चों की उपलब्धि और उनकी आकांक्षा के स्तर के चयन के संबंध का अध्ययन किया जाए। इस विषय की दृष्टि से शोध की कौन सी या शोध का कौन सा शोध अविकल्प सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा। तो कोई विश्वविद्यालय है उसके एक शिक्षक का ये विचार है कि ग्रामीण बच्चों की उपलब्धि और उनकी आकांक्षा के स्तर के चयन के संबंध का अध्ययन किया जाए। तो इस विषय की दृष्टि से शोध की कौन सी शोध अविकल्प सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा। तो ये होगा कार्योत्तर शोध अविकल्प। देखिए किसी विश्वविद्यालय के एक शिक्षक का यह विचार है कि ग्रामीण बच्चों की उपलब्धि और उनकी आकांक्षा के स्तर के मध्य के संबंध का अध्ययन किया जाए। तो इस विषय की दृष्टि से शोध का कार्योत्तर शोध अविकल्प सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा। फ्रेड एन कार्लिजर के अनुसार कार्योत्तर शोध एक व्यवस्थित इंद्रिय अनुभाविक अध्ययन है जिसके अंतर्गत शोधकर्ता निराश्रित चरों पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण नहीं रखता, क्योंकि ये चर पहले से ही घटित होते हैं अथवा ये स्वभाव से ही होते हैं जिनमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होता। अतः इस शोध विधि में चरों के मध्य संबंधों का अनुमान निराश्रित चरों में प्रत्यक्ष ढंग से किए गए हस्तक्षेप के फलस्वरूप होने वाले आश्रित चरों में तत्क्षणिक परिवर्तन द्वारा नहीं किया जाता है। जिस शोध विधि में सामान्यीकरण किया जाता है जो उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों पर लागू होता है उसे क्या कहते हैं? कोहोर्ट स्टडी, पैनल स्टडी, केस स्टडी, ब्लाइंड स्टडी। तो देखिए ऐसी शोध विधि जिसमें सामान्यीकरण किया जाता है जो उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों पर लागू होता है उसे केस स्टडी कहते हैं। केस स्टडी को व्यक्ति का अध्ययन विधि भी कहते हैं। इस विधि में किसी भी सामाजिक इकाई चाहे वह व्यक्ति हो या परिवार, समिति, संस्था, समूह आदि का विस्तृत एवं गहन अध्ययन होता है। इस प्रविधि का प्रयोग मनोचिकित्सक समाजकार तथा अनुसंधान में किसी समस्या या इकाई के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। केस स्टडी दो प्रकार की होती है, व्यक्ति का व्यक्तिगत अध्ययन, दूसरा समूह अथवा समुदाय का व्यक्तिगत अध्ययन। निम्नलिखित में से किस अनुसंधान पद्धति में स्वतंत्र चर के हेरफेर की जगह चुनाव किया जाता है? डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड में या एक्सपेरिमेंटल में, एक्स पोस्ट फैक्टो में, एक्सोजेनिक रिसर्च में, व्याख्यात्मक में। तो देखिए निम्नलिखित में से किस अनुसंधान पद्धति में ये जो किया जाता है ये एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड यानी कार्योत्तर पद्धति में किया जाता है। कार्योत्तर पद्धति यानी एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड कार्योत्तर अनुसंधान से मतलब ऐसे शोध से है जिसमें अनुसंधानकर्ता किसी प्रभाव के आधार पर उसके संभावित कारणों का पता लगाने की कोशिश करता है। इस तरह के शोध में घटना घट चुकने के बाद शोधकर्ता शोध को प्रारंभ करता है। प्रभाव आश्रित चर होता है तथा पहले बीत चुकी घटनाएं जिन्हें कारण कहा जाता है स्वतंत्र चर होते हैं। कार्योत्तर का मुख्य उद्देश्य इस मौलिक प्रश्न का उत्तर देना होता है कि कोई विशेष घटना, परिणाम, अवस्था या अन्य प्रकार के व्यवहार के साथ कौन कौन से कारक जुड़े होते हैं। A researcher attempt to evaluate the effect of method of feeding on anxiety prone or children, which method of research would be appropriate for this। एक शोधकर्ता बच्चों की चिंता उन्मुखता पर पोषण विधि के प्रभाव का आकलन करने का प्रयास करता है। कौन सी शोध विधि इसके लिए उपयुक्त होगी? सर्वेक्षण पद्धति, व्यष्टि पद्धति, प्रायोगिक पद्धति, कार्योत्तर पद्धति।
तो इसमें कौन सा होगा, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। कार्योत्तर पद्धति यानी एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड अप्रयोगात्मक शोध का एक प्रकार। इसे तात्पर्य वैसे शोध से होता है जिसमें अनुसंधानकर्ता किसी प्रभाव के आधार पर उसके संभावित कारणों का पता लगाने की कोशिश करता है। वास्तव में इस तरह के शोध में घटना घट चुकने के बाद शोधकर्ता शोध शुरू करता है। कार्योत्तर शोध का क्या मतलब होता है, तो यह घटना घटने के बाद शोध किया जाता है। इसमें कार्योत्तर शोध का अर्थ है, कार्योत्तर शोध का अर्थ है घटना के बाद शोध किया जाना। कार्योत्तर अनुसंधान को ही घटनोत्तर या तथ्योत्तर या तत्परिणामी अनुसंधान भी कहते हैं। इन सभी तकनीकी शब्दों के लिए अंग्रेजी नाम है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। अंग्रेजी के शब्द एक्स पोस्ट फैक्टो का शाब्दिक अर्थ है किसी घटना या परिस्थिति की घटित हो जाने के बाद किया गया अध्ययन। एक शोधकर्ता भूकंप आने के उपरांत व्यक्तियों की सामवेगिक समस्याओं पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना चाहता है। यह किस प्रकार का शोध है, तो ये जो है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कार्योत्तर शोध के तहत आता है। शोध की प्रक्रिया में घटनोत्तर शोध उसे कहते हैं जहां शोध समस्या से संबंधित घटनाएं पहले से घट चुकी होती हैं, जिस कारण किसी भी शोधकर्ता का उनके चरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस शोध के अंतर्गत शोधकर्ता घटना के प्रभावों को खोज कर उसके संभावित कारणों का पता लगाने का प्रयास करता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनना है। घटनोत्तर शोध, प्रयोगात्मक शोध, स्वतंत्र चरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण, स्वतंत्र चरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं। घटनोत्तर शोध, स्वतंत्र चरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं या प्रयोगात्मक शोध। घटनोत्तर एवं प्रयोगात्मक शोध, घटनोत्तर एवं प्रयोगात्मक शोधों में तो निम्न विकल्पों में सत्य क्या है, तो घटनोत्तर शोध यानी स्वतंत्र चरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण, प्रयोगात्मक शोध स्वतंत्र चरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन घटनोत्तर अनुसंधान से या घटनोत्तर अनुसंधान विकल्प के संदर्भ में सही है। यह प्रयोजों के नियंत्रित और प्रयोगात्मक समूह में यादृच्छिक वितरण पर आधारित शुद्ध प्रायोगिक विकल्प है। दूसरा, यह अनुवर्ती परिणामों पर किसी स्वाभाविक प्रश्न के प्रभावों की पूर्व व्यापक जांच करता है। तीसरा, इसमें स्वतंत्र चर में सटीकता से फेरबदल करने की शोधकर्ता को अनुमति होती है। चौथा, एक एकल समूह के पूर्व परीक्षण और पश्च परीक्षण पर आधारित पूर्व प्रायोगिक विकल्प है। घटनोत्तर अनुसंधान अनुवर्ती परिणामों पर किसी स्वाभाविक प्रश्न के प्रभावों की पूर्व व्यापक जांच करता है। यह अनुसंधान किसी घटना के संदर्भ में आयोजित किया जाता है, अतः यह मूल रूप से घटना के स्वतंत्र चर से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे देखिए जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है उससे जो क्वेश्चन आए हैं डिस्क्रिप्टिव से, निम्नलिखित मूल्यों को उनके विशिष्ट कार्यों के साथ सुमिलित करना है, जैसे त्याग है, सत्यनिष्ठा है, आत्मनियंत्रण है, परोपकारिता। अब यहाँ पे इन्हें सुमेलित करना है इनके कार्यों के साथ। तो देखिए जैसे त्याग है, तो त्याग जो है ये स्वार्थ की मंशा के बिना सहायता करना, ये त्याग कहलाता है। सत्यनिष्ठा, निर्दिष्ट समय में कार्य करना, सत्यनिष्ठा। आत्मनियंत्रण, व्यक्ति के मस्तिष्क का कृत्य पर परिसीमित होना। परोपकारिता, ये प्रेम और अनुराग प्रदर्शित करना, परोपकारिता कहलाता है। एक अध्ययन तनावपूर्ण जीवन से दिल का दौरा पड़ता है को किसमें श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। विवरणात्मक शोध, सहसंबंधात्मक शोध, व्याख्यात्मक शोध, साध्यात्मक शोध, किसमें ये आता है, तो एक अध्ययन तनावपूर्ण जीवन से दिल का दौरा पड़ता है को व्याख्यात्मक शोध की श्रेणी में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। व्याख्यात्मक शोध उन कारणों को स्थापित करने के लिए उन्मुख है जो किसी विशेष घटना की उत्पत्ति करते हैं। ये एक प्रकार का परिमाणात्मक शोध है जिसमें किसी घटना के क्यों और कब का पता चलता है। मौलिक अनुसंधान किसी योग्यता को दर्शाता है, तो ये नए सिद्धांतों की स्थापना को। मौलिक अनुसंधान जो है ऐसे अनुसंधान जिनके निष्कर्ष द्वारा किन्हीं विशेष वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन हो इस वर्ग में आते हैं। मूलभूत अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य नई प्रारचनाओं, कंस्ट्रक्शन और निर्माण। मौलिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता प्राकृतिक घटनाओं को अपने अध्ययन के निष्कर्षों से जुड़ा पाता है। इस प्रकार के अनुसंधान का मुख्य कारण तथ्यों का एकत्रीकरण है। अनुसंधानकर्ता इन तथ्यों को उपयोगिता आदि की दृष्टि से एकत्रित नहीं करता, वह केवल इन तथ्यों को इसलिए एकत्रित करता है क्योंकि तथ्य एकत्रित करने योग्य है। मूलभूत अनुसंधान इस प्रकार हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है। स्टेप आप रिसर्च में देखें तो पहला है कि निम्नलिखित में कौन आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत है। शोध के चरणों में कौन सा दिया है कि निम्नलिखित में से कौन आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत है। अभिलेखी आंकड़े, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़े, मौखिक वृत्तांत, प्रतिभागियों की डायरी। तो इसमें कौन सा होगा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़े। आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत वो होते हैं जिसे प्राथमिक उपयोगकर्ता के अलावा किसी अन्य ने एकत्रित किया हो या अन्य स्रोतों से आसानी से उपलब्ध हो। द्वितीयक आंकड़ों को जनगणना में सरकारी विभागों, संघात्मक रिकॉर्ड और आंकड़े
किताबों, अखबारों आदि से प्राप्त किया जाता है। अतः राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़े दिए गए विकल्पों में से आंकड़ों का द्वितीय स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शोधार्थी के लिए आंकड़े एकत्रित करने वाले साधन के रूप में सहायक है? गूगल फॉर्म, सर्वे मंकी, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म, एनबीबो। देखिए इनमें से जो पहला है ABC ये सही है। एक अनुसंधानकर्ता जो रिसर्चर है उसको दो स्रोत चाहिए, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत द्वारा आंकड़ों को संग्रहित करता है। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित एक शोधार्थी के लिए आंकड़े एकत्रित करने वाले साधन के रूप में सहायक है। पहले गूगल फॉर्म के बाद सर्वे मंकी और फिर माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म। तो ये गूगल फॉर्म, सर्वे मंकी, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म डेविड नैचमियास द्वारा अभिज्ञात शोध प्रक्रिया के चरणों के सही क्रम को पहचानना है। डेविड नैचमियास द्वारा शोध अभिकल्प, डाटा संग्रह, परिकल्पना का निर्धारण, डाटा विश्लेषण और सामान्यीकरण, समस्या की पहचान। अब यहाँ पे देखिए डेविड नैचमियास है, इनके द्वारा अभिज्ञात शोध का जो प्रोसेस होता है यानी रिसर्च के जो प्रोसेस के जो चरण है उसमें सबसे पहले क्या होता है कि आप समस्या को पहचानिए, समस्या को पहचानना है, परिकल्पना करना, हाइपोथेसिस, शोध का डिजाइन तैयार करना है, फिर डेटा कलेक्ट करना है, फिर विश्लेषण और सामान्यीकरण। तो सबसे पहले समस्या पहचानिए, फिर एक हाइपोथेसिस बनाइए, कैसे क्या करना है, उसकी डिजाइन को तैयार करिए, फिर डेटा कलेक्ट करिए, फिर डेटा का विश्लेषण और सामान्यीकरण। संकेंद्रित समूह शोध में यानी आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ मेथोडोनोलॉजिकल स्टेप्स इन फोकस ग्रुप रिसर्च। जब फोकस ग्रुप रिसर्च होगा, संकेंद्रित समूह शोध में क्रमबद्ध चरण की श्रृंखला में क्या करना है? सबसे पहले सेलेक्ट ए सैंपल या प्रिपेयर द फोकस ग्रुप मटेरियल या डिफाइन द प्रॉब्लम। आवश्यक समूह संख्या को निर्णय ले, अध्ययन प्रणाली तैयार करें। तो ये देखिए क्रम से क्या होगा, आपको ये क्रम बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आता है। जब भी ग्रुपिंग में इस तरीके से रिसर्च करना है, सबसे पहले तो आप एक समस्या को ढूंढ लेंगे, समस्या को जो भी समस्या उसको ढूंढने के बाद एक सैंपल चुनेंगे, फिर आवश्यक समूह संख्या का निर्णय लेंगे कि कितने लोग उस पर कार्य करने वाले हैं, फिर अध्ययन प्रणाली तैयार करें, फिर संकेंद्रित समूह विषय वस्तु तैयार करें। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। शोध समस्या की परिभाषा, ये देखिए रिसर्च के स्टेप दिए हैं और एक तरफ उसकी विशेषताएं। तो शोध समस्या की परिभाषा, शोध प्रकल्पना का सूत्रीकरण, शोध का प्रारूप और डेटा एनालिसिस, है ना, ये चारों दिए हैं। तो अगर हम यहाँ पे क्रमशः देखें तो शोध के चरण में सबसे पहले शोध समस्या की परिभाषा, दूसरा शोध प्रकल्पना का सूत्रीकरण, तीसरा शोध का प्रारूप, चौथा दत्त विश्लेषण। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो क्रम से ये जो चारों ही दिया गया है। यदि बहुत छोटे बच्चे अथवा असंगठित व्यक्तियों के विषय में शोध करना हो तो ऐसी स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली सहायक होगी? बहुत छोटे बच्चे यानी इन द रिसर्च इज टू बी कंडक्टेड ऑन वेरी यंग चिल्ड्रन आर इनआर्टिकुलेट पर्सन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल बी अप्रोप्रिएट इन दिस सिचुएशन। तो कौन सा होगा? ऑब्जर्वेशन की प्रणाली। प्रेक्षणात्मक शोध एक गुणात्मक शोध पद्धति जहां लक्ष्य प्रतिवादी विषय को उनके प्राकृतिक वास्तविक दुनिया की सेटिंग में देखा एवं विश्लेषण किया जाता है। अवलोकन संबंधी अनुसंधान का उपयोग तब किया जाता है जब अन्य डेटा संग्रह प्रक्रिया जैसे सर्वेक्षण, प्रश्नावली आदि प्रभावी या पर्याप्त नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए छोटे बच्चे या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पर अध्ययन करना। विद्यमान साहित्य का पता लगाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किन विषयों की पहचान करना होता है? इस क्षेत्र के बारे में पूर्व ज्ञात करना, इस क्षेत्र में कौन सी संकल्पना तथा सिद्धांत प्रासंगिक है, शोध के लिए वित्त पोषण किस प्रकार किया जाए, या इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण विवाद क्या है, क्या इस क्षेत्र के निष्कर्षों में कोई असंगति है। तो देखिए विद्यमान साहित्य का पता लगाने का उद्देश्य निम्न विषयों की पहचान करना होता है। पहले इस क्षेत्र के बारे में पूर्व ज्ञात यानी इस क्षेत्र के बारे में पूर्व ज्ञात क्या है, इस क्षेत्र में कौन सी संकल्पना तथा सिद्धांत प्रासंगिक है, इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण विवाद क्या है, क्या इस क्षेत्र के निष्कर्षों में कोई असंगतियां हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि जो क्वेश्चनर होता है यानी प्रश्नावलियां सहभागियों द्वारा स्वयं भरी जाती हैं। तो ये क्वेश्चनर का क्वेश्चन कि प्रश्नावलियां सहभागियों द्वारा स्वयं भरी जाती हैं। दूसरा साक्षात्कार अनुसूची साक्षात्कारकर्ता शोधकर्ता द्वारा भरी जाती है। तो इसमें देखें कौन सा सही है। तो प्रश्नावलियां सहभागियों द्वारा स्वयं भरी जाती है तथा साक्षात्कार अनुसूची साक्षात्कारकर्ता शोधकर्ता द्वारा भरी जाती है। दोनों ही कथन सही है। डीफ्रीजिंग में आंकड़ों के संग्रहण के बाद कई क्रियाकलाप शामिल हैं जिनमें है किसी विवरण की व्याख्या, दूसरा है वर्तमान शोध की श्रेष्ठता की व्याख्या करना, तीसरा अध्ययन के प्रयोजन का वर्णन, चौथा अध्ययन के उपरांत अनुवर्ती चिकित्सीय या मनोवैज्ञानिक ध्यान,
शोध के निष्कर्ष का जर्नल में प्रकाशन। तो नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। डीब्रीफिंग। डीब्रीफिंग में आंकड़ों के संग्रहण के बाद कई क्रियाकलाप शामिल हैं जो निम्नवत हैं। डीब्रीफिंग में अगर देखें तो किसी विवरण की व्याख्या, इसके बाद अध्ययन के प्रयोजन का वर्णन, तीसरा है अध्ययन के उपरांत अनुवर्ती चिकित्सीय या मनोवैज्ञानिक ध्यान। शोध प्रक्रिया के रैखिक प्रतिमान में, शोध प्रक्रिया के रैखिक प्रतिमान में अनुभाविक चरणों के सही अनुक्रम की पहचान करनी है। तो उसमें कौन सा सही होगा, यानी सिद्धांत, प्राकल्पना, प्रतिचयन, संग्रहण, निर्वचन, प्रमाणीकरण। तो यहाँ पे देखिए जो शोध प्रक्रिया है, शोध प्रक्रिया के रैखिक प्रतिमान में अनुभाविक चरणों का सही क्रम अधोलिखित है। सिद्धांत, प्रकल्पना, प्रतिचयन, संग्रहण, निर्वचन, प्रमाणीकरण। नीचे दो कथन दिए गए, अभिकथन ए के रूप में तथा दूसरा आर है। शोध प्रश्न का किसी विद्यमान सिद्धांत अथवा शोध से कुछ संबंध होना चाहिए। दूसरा, सूत्रबद्ध शोध प्रश्न को अत्यधिक विस्तृत अथवा अत्यधिक संकीर्ण होना चाहिए। दोनों में से हमें सही कथन का चयन करना है। देखिए, शोध प्रश्न का किसी विद्यमान सिद्धांत अथवा शोध से कुछ संबंध होना चाहिए, सत्य है, लेकिन इस संदर्भ में किया गया तर्क सूत्रबद्ध शोध प्रश्न को अत्यधिक विस्तृत अथवा संकीर्ण होना चाहिए, असत्य है। Which of the following are advantage of observation as a tool of data collection? दत्त संग्रह के उपकरण के रूप में प्रेक्षण के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? प्रेक्षण केवल प्राकृतिक परिवेश में होता है। प्रेक्षण विधियों के लिए कार्यक्रम में कर्ता की सक्रिय भागीदारी की जरूरत है। प्रेक्षण प्रत्यक्षता के लिए जाने जाते हैं। प्रेक्षण मूलक अध्ययनों में कृत्रिमता को न्यून किया जा सकता है। प्रेक्षण मूलक अध्ययनों में सटीकता के लिए रिकॉर्ड करने वाली युक्तियाँ उसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, दत्त संग्रहण के उपकरण के रूप में प्रेक्षण के लाभ क्या हैं? ऑब्जर्वेशन के, ऑब्जर्वेशन प्रत्यक्षता के लिए किया जाता है। पहली चीज तो ऑब्जर्वेशन प्रत्यक्षता के लिए किया जाता है। ऑब्जर्वेशन मूलक अध्ययन में कृत्रिमता को न्यूनतम किया जा सकता है। प्रेक्षण मूलक अध्ययनों में सटीकता के लिए रिकॉर्ड करने वाली युक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना। पहला है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, समस्या निर्माण। दूसरा है हाइपोथेसिस मेकिंग, परिकल्पना बनाना। तीसरा है शोध अभिकल्पना, रिसर्च डिजाइन। चौथा है डेटा एनालिसिस। अब यहाँ पे देखिए क्रमशः समस्या निर्माण यानी परिकल्पना बनाना, असंबंधित चरों का असंदिग्ध नामपत्रण। दूसरा शोध अभिकल्पना, ये आंतरिक वैधता की इष्टतम सुनिश्चित करने वाली बात है। और डेटा एनालिसिस में प्रयोग की गई तकनीक की उपयुक्तता। सूची 1 के साथ 2 को सुमेलित करना है। शोध के चरण रिसर्च स्टेप्स में डिफाइनिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम यानी शोध समस्या को परिभाषित करना, परिकल्पना तैयार करना, शोध परिदर्श लेना और हाइपोथेसिस टेस्टिंग यानी परिकल्पना परीक्षण। तो यहाँ पे हम देखिए क्रमशः, तो शोध समस्या को पहले परिभाषित करना, पहली चीज़ है शोध समस्या को परिभाषित करना यानी आवश्यकता पड़ने पर कार्य विवरणों सहित पारिभाषिक पदों और अवधारणाओं को सावधानीपूर्वक चयन करना। दूसरा है शोध समस्या को परिभाषित करने के बाद परिकल्पना हाइपोथेसिस तैयार करना, युक्त संबंध स्थापित करने हेतु चरों की पहचान। तीसरा शोध प्रतिदर्श लेना, चयनित यूनिटी का प्रतिनिधित्व क्षमता। और चौथा परिकल्पना परीक्षण यानी आंकड़ा विश्लेषण हेतु समुचित सांख्यिकी तकनीक है। एक शोधकर्ता प्रथम डिग्री स्तर के विद्यार्थियों की अभिप्रेरणात्मक अभिवृत्ति में अंतर, उनके ग्रामीण शहरी क्षेत्रों और उनके अभिभावकों के शैक्षिक स्तर की दृष्टि से ज्ञात करना चाहता है। तो इस अध्ययन में आश्रित चर क्या होगा? उनका ग्रामीण शहरी क्षेत्र, प्रथम डिग्री स्तर, अभिभावकों का शैक्षिक स्तर या अभिप्रेरणात्मक अभिवृत्ति। देखिए, यदि एक शोधकर्ता प्रथम डिग्री स्तर के विद्यार्थियों की अभिप्रेरणात्मक अभिवृत्ति में अंतर, उनके ग्रामीण शहरी क्षेत्रों और उनके अभिभावकों के शैक्षिक स्तर की दृष्टि से ज्ञात करना चाहता है, तो इस अध्ययन में अभिप्रेरणात्मक अभिवृत्ति आश्रित चर होगा। एक आश्रित चर वो चर होता है जिसके परिणाम स्वतंत्र चरों पर आश्रित होते हैं उनके और जिनके विषय में शोध कार्य किया जा रहा हो। नीचे 2 कथन दिए गए, पहला भी कथन है और दूसरा आर है। पहला है कि कास ब्रेक उसे कहते हैं जिसमें आवृत्ति या प्रतिशत रूप में प्रदत्तों की सांख्यिकी सारणीबद्ध प्रस्तुति होती है, जिसमें चरों के मध्य संबंध देखने के लिए उनका भागों में विभाजन किया जाता है। दूसरा, श्रेणियों का निर्धारित शोध परिकल्पना के अनुसार किया जाता है। तो यहाँ पे क्रमशः देखें तो ए और आर दोनों ही सही है। आर ए की सही व्याख्या है क्रॉस ब्रेक। यहाँ पे ये जो टर्म है क्रॉस ब्रेक, क्रॉस ब्रेक उसे कहते हैं जिनमें आवृत्ति या प्रतिशत रूप में प्रदत्तों की सांख्यिकी सारणीबद्ध प्रस्तुत होती है, जिसमें चरों के मध्य संबंध देखने के लिए शोध परिकल्पना और समंकों की आवश्यकता अनुसार उनका विभाजन किया जाता है। निम्नलिखित में से किस क्रम में मात्रात्मक प्रतिमान पैराडाइम का उपयोग करते हुए शोध के चरणों का सही ढंग से दर्शाया जाना है?
तो निम्नलिखित में से किस क्रम में ऐसा मात्रात्मक प्रतिमान पैराडाइम का उपयोग करके शोध के चरणों को सही ढंग से दर्शाया जाता है? तो पहला है परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना, परीक्षण, निष्कर्ष और प्रतिवेदन लेखन। इसी तरह शोध समस्या का निर्धारण, परिकल्पना का निर्माण, ये क्रमशः। तो अब यहाँ पे देखें तो देखिए मात्रात्मक प्रतिमान का उपयोग करते हुए शोध के चरणों का जो सही अनुक्रम है शोध के चरणों का, पहले शोध समस्या का निर्धारण करना। जो भी रिसर्च करना है, रिसर्च का जो समस्या है उसको निर्धारित करिए, फिर एक हाइपोथेसिस तैयार करिए। सेकेंड नंबर पे पहले शोध समस्या का निर्धारण, फिर हाइपोथेसिस, फिर उसका डिजाइन करना है और फिर प्रदत्त का संकलन। इसके बाद प्रदत्त का संकलन, प्रदत्त का विश्लेषण, सामान्यीकरण और निष्कर्ष, फिर परिणामों का निहितार्थ। तो ये क्रम बहुत जरूरी है। शोध समस्या का निर्धारण, इसके बाद परिकल्पना तैयार करना, फिर शोध का डिजाइन तैयार करना, प्रदत्त का संकलन, प्रदत्त का विश्लेषण, सामान्यीकरण और निष्कर्ष, परिणामों का निहितार्थ। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक शोध में अपनाए जाने वाले सोपान कौन से हैं? किसी शोध समस्या को अभिज्ञात करना और पारिभाषित करना, दूसरा समग्र को पारिभाषित करना और उनमें से उप समुच्चय निकालना, तीसरा समुचित शोध उपकरणों के अनुप्रयोग द्वारा आंकड़ा संग्रहण, तत्पश्चात आंकड़ों का विश्लेषण, परिकल्पना निर्माण और शोध का विकल्प विकसित करना, शून्य परिकल्पना के माध्यम के मुख्य शोध परिकल्पना को कोई निर्णय लेना। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः परिकल्पनात्मक निगमनात्मक शोध, मात्रात्मक परिणात्मक शोध में अपनाए जाने वाले सोपान कौन से हैं? पहला है किसी शोध समस्या को अभिज्ञात करना और पारिभाषित करना, दूसरा परिकल्पना और शोध का डिजाइन तैयार करना, तीसरा समग्र को पारिभाषित करना, उनमें से उप समुच्चय को निकालना। समुचित शोध उपकरण के अनुप्रयोग द्वारा आंकड़ा संग्रहण, तत्पश्चात आंकड़ों का विश्लेषण, इसके बाद शून्य परिकल्पना या जीरो के माध्यम से शोध परिकल्पना पर कोई निर्णय लेना। पीएचडी स्तर के पाठ्यक्रम के लिए शोध समस्या स्थापित करने में प्रारंभिक चरण में निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं बहुत जरूरी होती हैं? परिकल्पना का निर्माण यानी हाइपोथेसिस मेकिंग, या दूसरा संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण के माध्यम से क्षेत्र से समस्या अनुच्छेद को चिन्हित करना, तीसरा शोध के समग्र और उसकी विशेषता को परिभाषित करना, चौथा तार्किक विश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा चिन्हित मुद्दे जिसे समस्या कहा जाए का चयन करना, चौथा समस्या को परिभाषित और सीमांकित करना। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये कहा है कि तार्किक विश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ये चिन्हित मुद्दे जिसे समस्या कहा जाएगा उसका चयन करना, और जब समस्या का चयन करेंगे शोधार्थी का आरंभिक चरण तो यही होता है कि वो समस्या का पता करे, इसके बाद समस्या को परिभाषित एवं सीमांकित किया जाता है। तत्पश्चात शोध के समग्र और उसकी विशेषताओं को परिभाषित करें। एक सामान्य शोध प्रक्रम में ये चरण होता है। शोध समस्या का पहले निर्धारण करेंगे, शोध समस्या के निर्धारण के बाद एक लिटरेचर रिव्यू होता है। तो शोध समस्या का निर्धारण, फिर लिटरेचर रिव्यू, फिर हाइपोथेसिस, इसके बाद शोध योजना या रूपरेखा, इसके बाद समंक संग्रहण, इसके बाद समंक विश्लेषण, इसके बाद है प्रस्तुति एवं रिपोर्ट लेखन। सूची 1 और 2 से सुमेलित करना है कि रिसर्च टर्म में प्रमुख अनुसंधान पद में शोध समस्या यानी रिसर्च प्रॉब्लम, इसके बाद रिसर्च का हाइपोथेसिस तैयार करना, फिर सैंपल ऑफ स्टडी अध्ययन का प्रतिदर्श, रिसर्च टूल। अब यहाँ पे देखिए क्रमशः में प्रमुख अनुसंधान पद और विवरण दिए गए हैं। जैसे शोध समस्या, तो शोध प्रश्न जिसका उत्तर दिया जाता है शोध समस्या। शोध परिकल्पना, किसी शोध प्रश्न का कोई अनंतिम समाधान या उत्तर। अध्ययन या प्रतिदर्श, तो किसी पारिभाषिक समुच्चय या समग्र में से लिया गया उप समुच्चय अध्ययन का प्रतिदर्श कहलाता है। शोध उपकरण क्या है? तो प्रविधियां जिनका प्रयोग करके आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं, ये है शोध का उपकरण। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।